Hello students, welcome to my YouTube channel Sankalp Academy. Myself is Anshu Mishra. I am a teacher. आप जैसे जानते हैं कि अभी इस टाइम कोविड-19 का टाइम चल रहा है। बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और मैं भी टीचर हूँ। मैं घर पे ही बच्चों को कोचिंग देती हूँ, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन में मैं भी बच्चों को बुलाना प्रेफर नहीं करती और ना ही बच्चे आएँ यहाँ पर तो वो सेफ़ होगा। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं ऑनलाइन क्लासेस दूँ बच्चों को। और मैंने यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू थोड़ा थोड़ा करके मैं अपनी नॉलेज बच्चों तक पहुंचाऊं, बच्चे भी उसको एंजॉय करें और कुछ ना कुछ डेली कुछ ना कुछ सीखें। इसलिए मैं ज़्यादा देर ना करते हुए आज आप लोगों के लिए क्लास 5th तक के बच्चों के लिए एक टॉपिक लेकर के आई हूँ, एसएसटी का, बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत में ब्रिटिश रूल की शुरुआत कैसे हुई, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा पढ़ाना शुरू करूँगी। आई होप बहुत ध्यान से सुनना आप, और आपको इंटरेस्ट भी आएगा कि ब्रिटिशर्स किस तरह से इंडिया में आए और उन्होंने इंडिया को कैसे एक्सप्लॉइट किया, क्या अच्छी चीज़ें दी और क्या नेगेटिव चीज़ें दी। देखो, किसी भी आस्पेक्ट का हर चीज़ जो है हम नेगेटिव ही नेगेटिव नहीं देख सकते हैं और किसी भी आस्पेक्ट का सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें नहीं देख सकते। हर चीज़ के नेगेटिव पॉजिटिव पहलू होते हैं। जैसे किसी पौधे में, फूल में, आप रोज़ का फूल ले लीजिए, उसके पौधे में क्या होता है, उसके जो फ्लावर्स होते हैं खुशबू तो देते हैं, फ्रेगनेंस देते ही हैं, साथ ही साथ उसमें कुछ कांटे भी होते हैं। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, उसकी खुशबू को लेने के लिए उसकी जो नेगेटिविटी है दूर करते हुए उसकी क्वालिटी को ले लेना चाहिए। अब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि भारत में, इंडिया में सबसे पहले कौन आया था। लेट्स स्टार्ट। Coming of the British. First of all, in 1498, Vasco da Gama of Portuguese discovered the sea route from Europe to India. He sailed around Africa via the Cape of Good Hope and reached Calicut. He returned to his country with a cargo full of goods such as spices, calicos, silk, gold, pearls, ebony, and other luxury articles from India, which sold for 60 times the cost of his voyage. It means in 1498 में वास्को डिगामा, पोर्तुगीज का वास्को डिगामा ने डिस्कवर किया था सी रूट, यूरोप से इंडिया तक आने का रास्ता। सबसे पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन यही क्रिएट हो जाता है कि वास्को डिगामा जो पोर्तुगल था वो उसने सी रूट डिस्कवर किया था यूरोप के रास्ते से इंडिया तक आने का। कब किया था? 1498। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके। एंड वो जब इंडिया से अपनी कंट्री गया तो वो क्या क्या लेकर के गया अपने साथ? वहाँ यहाँ सबसे पहले वो कैलिकट आया था। कैलिकट जो कि केरला में है। केरला किस चीज़ के लिए फेमस है? स्पाइसेस के लिए, मसाले हैं। कैलिकोज एक टाइप का क्लॉथ्स होता है, कॉटन क्लॉथ्स, कॉटन से मिल कर के बनता है वो। सिल्क क्लॉथ्स अपने साथ लेके गए। गोल्ड, क्योंकि यहाँ पर बहुत मात्रा में गोल्ड थी, इंडिया में गोल्ड बहुत ज़्यादा था। पर्ल्स, इबोनी मीन्स हाथी के दांत, बहुत फेमस है केरला में और इसका यूज़ दूसरी कंट्री में बहुत अच्छे से किया जाता है। एंड अदर लग्जरी आर्टिकल्स फ्रॉम इंडिया। दिस न्यूज़ ओपन अ न्यू चैप्टर इन दिस हिस्ट्री ऑफ ओवरसीज ट्रेड बाय द यूरोपियन पावर्स विद इंडिया। द पोर्तुगीज वर द फर्स्ट टू लैंड एट कैलिकट इन द मॉडर्न डे स्टेट ऑफ केरला। आजकल कैलिकट को केरला बोला जाता है। दे वर फॉलोड बाय द डच एंड द फ्रेंच। उसके बाद वास्को ड गामा के बाद यहाँ पर डच आए, फ्रेंच आए। The possibility of a profitable trade with India also drove the English to send ships to the Indian ports. वो यहाँ पर बेसिकली क्यों आए थे? ट्रेड करने आए थे, व्यापार करने आए थे, ठीक है। अब उसके बाद इन 1600 क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ग्रांटेड अ रॉयल चार्टर टू द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1600 में जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी ब्रिटिश की, उसने मान्यता दे दी थी, ग्रांटेड कर दिया था एक रॉयल चार्टर्ड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। अंग्रेजों ने एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम उन्होंने रखा था ईस्ट इंडिया कंपनी। बाय दिस चार्टर द EEIC बिकेम द ओनली इंग्लिश कंपनी विच कुड कैरी आउट ट्रेड विद इंडिया। अब उन्होंने एक शर्त रख दी कि इंडिया के साथ व्यापार कौन कर सकता है? सिर्फ EEIC, ब्रिटिश इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती थी। इन 1615, ये 1600 के बाद की बात है, आफ्टर 15 ईयर्स द मुगल एम्परर जहांगीर अलाउड द EEIC टू सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत। क्योंकि उस टाइम जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे तो मुग़ल एम्पायर का शासन था,
उस टाइम मुग़ल एम्पायर कौन थे? जहांगीर। उन्होंने अलाउड कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो यहाँ पर सबसे पहले अपनी फैक्ट्री सूरत में लगाएं। तो फर्स्ट फैक्ट्री हमारी कहाँ लगी थी? सूरत में। दिस अलाउड द EEIC टू कैरी आउट ट्रेड विद इन द मुगल टेरिटरी। अब EEIC को यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को ये राइट मिल चुका था कि वो व्यापार कर सके मुग़ल टेरिटरी में, मुग़ल के जितने भी क्षेत्राधिकार में क्षेत्र आते थे। देन बाय 1623 द ब्रिटिश हैड सेट अप देयर ट्रेडिंग पोस्ट इन सूरत, भरूच, अहमदाबाद, आगरा। 1623 तक कितने ब्रिटिशर्स ने अपने ट्रेडिंग सेंटर्स खोल लिए थे इंडिया में? कहाँ कहाँ खोले थे? सूरत में खोला, भरूच में खोला, अहमदाबाद में खोला एंड आगरा में खोला, राइट। इसके बाद वॉर्स फॉट टू गेन कंट्रोल ऑफ इंडिया। ब्रिटिशर्स का लालच बढ़ता चला गया। शुरू में उन्होंने छोटे लेवल पे अपना राइट जमाया, उसके बाद उसका लालच बढ़ा। उसने सोचा क्यों ना मैं पूरे इंडिया में कब्जा कर लूँ। देन after setting up factories, the next aim of the British was to gain complete control over trade and more territories in India. To achieve this, the British fought numerous wars. अब जब उसने सब में पूरे भारत में कब्जा करना था तो इसके लिए उसको युद्ध भी लड़ना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। तो उसने सोचा कि चलो क्यों ना युद्ध लड़ा जाए। Some wars were fought against the French, Dutch and Portuguese trading companies, क्योंकि उस टाइम कुछ और भी कंपनीज थी इंडिया में, सिर्फ ब्रिटिशर्स की कंपनी नहीं थी। उस टाइम फ्रेंच, डच, पोर्तुगीज़ की ट्रेडिंग कंपनीज थी। उन्होंने सबसे पहले उनको यहाँ से हटाना था, तभी तो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में कब्जा कर सकते थे। देन अदर वॉर्स वर फॉट अगेंस्ट द रूलर्स ऑफ स्मॉल किंगडम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। और इसके अलावा जो स्मॉल किंगडम्स थे, छोटे छोटे राजाओं के क्षेत्र थे, उनको भी उनके क्षेत्र से हटाना उनका मेन उद्देश्य था। पॉलिटिकल डिसयूनिटी इन इंडिया। सबसे पहले उन्होंने भारत में पॉलिटिकल डिसयूनिटी फैलाना शुरू किया ब्रिटिशर्स ने। टुडे इंडिया एज अ कंट्री फॉलोज द सेम लॉज एंड इज गवर्न बाय अ ड्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट, बट इन दोज डेज अपार्ट फ्रॉम द मुगल्स मैनी अदर रूलर्स रूल्ड ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इट मीन्स आज के टाइम में तो ऐसा है कि डेमोक्रेसी है इंडिया में, एक प्रेसिडेंट है, देन प्राइम मिनिस्टर है, उनके अंडर में जो भी मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल है, चीफ मिनिस्टर्स वगैरह आ जाते हैं। लेकिन पहले के टाइम में क्योंकि राजाओं का शासन था, तो राजाओं को उनको जब तक उनके क्षेत्र से नहीं हटाया जाएगा तब तक ब्रिटिशर्स का कब्जा कैसे होता। तो उन्होंने क्या किया? इन अ वे इंडिया वॉज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल किंगडम ईच विद इट्स ओन रूलर। दीज रूलर फॉट अमॉन्गस्ट देमसेल्फ फॉर कंट्रोल ओवर अ लार्जर एरिया एंड ग्रेटर पावर। By the 18th century, due to the weakening of the Mughal Empire, many small kingdoms with independent ruler were established. These were the kingdom of Bengal, Awadh, Mysore and other. The English East India Company took advantages of this political situation and waged battle against the rulers of Bengal, Awadh, Mysore and other kingdoms to further strengthen their hold over India. Means by 18th century, 18वीं शताब्दी तक, क्योंकि मुग़ल एम्पायर उस टाइम बहुत कमज़ोर पड़ चुका था। उसका रीज़न ये था क्योंकि भारत में जितने भी छोटे छोटे राजा थे वो उन्होंने अपना आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया था। उस टाइम के जो राजा के क्षेत्र थे, बंगाल में, अवध में, मैसूर में और भी छोटे छोटे जो राजा थे, उनकी पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत आपस में लड़ने की वजह से कमज़ोर हो गई थी। इसका फ़ायदा किसने उठाया? ब्रिटिशर्स ने इसका फ़ायदा उठाया। तब वॉर अगेंस्ट द फ्रेंच, उन्होंने युद्ध किया फ्रेंच के अगेंस्ट। कैसे? द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइवल ऑफ द ब्रिटिशर्स। उस टाइम ब्रिटिशर का सबसे बड़ा राइवल था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उनके बीच में युद्ध हुआ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, जिसे कार्नाटिक वॉर्स के नाम से जाना गया। द ब्रिटिश फाइनली डिफीट द फ्रेंच इन 1760 और ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को हरा दिया 1760 में और सारी फ्रेंच की पावर ख़त्म हो गई और ब्रिटिशर्स की पावर आ गई। देखिए, शुरू में तो ब्रिटिशर्स ने अपनी पावर को बहुत एक्सपेंड किया, सारे राजाओं को अपने लालच में ले लिया, फ्रेंचेस को भी हटा दिया। उसके बाद उन्होंने बैटल्स ओवर बंगाल में भी युद्ध लड़ा। द बैटल्स फॉट इन बंगाल वर वेरी इंपॉर्टेंट एज बंगाल वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट प्रोविनेंस इन इंडिया एट दैट टाइम। उस टाइम सबसे अमीर रियासत अगर माना जाए तो बंगाल को माना जाता था। ब्रिटिश विक्ट्री इन बंगाल अलाउड देम टू गेट कंट्रोल ओवर द वेल्थ ऑफ द प्रोविंस एंड फर्दर देयर ट्रेडिंग इंटरेस्ट।
अब राजाओं की जीत हो, ब्रिटिशर्स की जीत हो गई थी। अब वो बंगाल में भी कब्जा करना चाहते थे। वो चाहते थे कि अगर बंगाल में कब्जा हो गया तो उनका जो फ़ायदा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। दे फॉट द बैटल ऑफ प्लासी, उन्होंने युद्ध लड़ा, प्लासी का युद्ध लड़ा। द बैटल ऑफ बक्सर टू गेट कंट्रोल ओवर द प्रोविंस ऑफ बंगाल। अब उनका एक ही उद्देश्य था, किसी भी तरह बंगाल रियासत में अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाए। द बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ा गया? 1757 में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ा गया था? ये आपका 1757 में लड़ा गया था। किसके बीच में युद्ध हुआ था ये? नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला हैड ऑर्डर द रिमूवल ऑफ द ब्रिटिश आर्मी फ्रॉम कैलकाटा। उस टाइम सिराजुद्दौला ने कहा, भाई ऑर्डर दे दिया कि उनको पता चल गया था कि अंग्रेज़ उसमें कब्जा करना चाहते हैं कलकत्ता में, तो उन्होंने ऑर्डर दे दिया भाई इनको हटाया जाए। द ब्रिटिश रिफ्यूज़ टू लिसन टू द नवाब, उन्होंने अंग्रेज़ों ने नवाब का सुनने से मना कर दिया। दे फॉट अ बैटल, उन्होंने युद्ध लड़ा सिराजुद्दौला से। लेकिन अफसोस की बात ये रही कि इस युद्ध में सिराजुद्दौला की मौत हो गई, उनकी डेथ हो गई, डाइड इन द बैटल। अ फ्यू ईयर्स लेटर अनदर बैटल नोन्स एज द बैटल ऑफ बक्सर, जो कि 1764 में लड़ा गया, ब्रोक आउट बिटवीन द नवाब ऑफ बंगाल। उस टाइम के नवाब कौन थे? मीर कासिम। तब मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में युद्ध हुआ, जिसे बैटल ऑफ बक्सर के नाम से जाना गया। The East India Company had used their victory in the Battle of Plassey to get a number of privileges from the new Nawab of Bengal, मीर कासिम। मीर कासिम से वो चाहते थे कि जितने भी विशेष अधिकार हैं वो छीन लिए जाए और उसको भी अपने कब्जे में ले लिया जाए। The company officially often made wrong use of privileges in order to make more money, ताकि ज़्यादा बेनिफिट्स उठा सके। The misuse of these privileges reduced the income of the province of Bengal। अब इससे क्या हुआ? उन्होंने ब्रिटिशर्स ने जो है अपने अधिकारों का मिसयूज़ करना शुरू कर दिया और बंगाल की ज़्यादा से ज़्यादा इनकम अपने कब्ज़े में लेना शुरू किया। इन सब चीज़ों से मीर कासिम जो वहाँ के नवाब थे वो थक चुके थे। उन्होंने सपोर्ट किया वॉर का बाय द नवाब ऑफ अवध सिराजुद्दौला एंड मुगल एम्पायर शाह आलम सेकेंड। द अलायंस ऑफ इंडियन रूलर वॉज कम्प्लीटली डिफीटेड बाय द आर्मी ऑफ EEIC। उस टाइम ब्रिटिशर्स बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहे थे, इसलिए ब्रिटिशर्स ने मीर कासिम को भी हरा दिया। द अलायंस ऑफ इंडियन रूलर वॉज कम्प्लीटली डिफीटेड बाय द आर्मी ऑफ द EEIC एंड द लेटर मेड आर देमसेल्फ द मास्टर ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड अवध। और इस तरह अंग्रेज़ों ने बंगाल में भी, बिहार में भी, उड़ीसा में भी, अवध में भी सारी जगह अपना कब्ज़ा कर लिया। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास मैं यहीं तक लेती हूँ। इससे आपको ये पता चला कि भारत में सबसे पहले कौन आया, कब आया, क्या यहाँ से लेकर के गए। उसके बाद जब अंग्रेज़ आए, ब्रिटिशर्स ने किस तरह से भारत में कब्ज़ा करने की कोशिश की, कौन कौन से युद्ध लड़े। अभी ये चैप्टर मैं अभी यहाँ पर ही छोड़ दी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊँगी कि जब अंग्रेज़ों का कब्ज़ा भारत में बढ़ता चला गया तो उसने भारतीयों का किस तरह से शोषण किया। बाकी स्टूडेंट्स, मेरी तरफ से आपके लिए एक मैसेज है कि आप घर पे रहें, सेफ़ रहें, हाथों को बार बार धोते रहें, कोरोना वायरस से अपने आप को बचा करके रखें, अपने परिवार को बचा करके रखें, लेकिन साथ में पढ़ाई पर भी ध्यान दें। ये जो टाइम है उसका अच्छे से यूज़ करें, मेक अ स्केड्यूल, और उसके स्केड्यूल को आप अपने आप को फॉलो भी करें ताकि आपकी तैयारी अच्छे से रहे। अभी ये नहीं पता कि स्कूल कब तक खुलेंगे, लेकिन जब भी खुलें तो आप प्रिपेयर रहें, आपका सिलेबस तैयार रहें, स्कूल ना जाने का जो नुकसान है वो ना हो आपके साथ। ठीक है, आई होप आप इन सब चीज़ों को मानेंगे, फॉलो करेंगे। यहीं पर मैं क्लास एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। टॉपिक तो यही रहेगा लेकिन इसको मैं कंटिन्यू करूँगी। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।